Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. So student, today here we go with chapter 1.3 of English main course book of class 7. Student, the title of the chapter is Song of the Brook. Student, actually this is a beautiful poem and we have already discussed the first and second part of this poem. Today we are going to discuss about the third part. But before talking about the third part, I just want to give you a review of part 1 and part 2. So let's start. Students, we have already discussed about the poet of this beautiful poem. He is Alfred Lord Tennyson. Now let's start the review of part 1 and 2. स्टूडेंट, ब्रूक के बारे में हमने पहले ही पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि ब्रूक जो है एक धारा है, एक स्ट्रीम है, एक झरना है जो पहाड़ियों से निकलकर एक भरी हुई नदी, एक ब्रीमिंग रिवर में जाकर मिलता है और ये अपनी यात्रा को डिस्क्राइब करता है। और जो पोएट है मिस्टर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो इसकी यात्रा को कंपेयर करते हैं मानव जीवन से, मनुष्य की लाइफ से, ह्यूमन लाइफ से, कि किस तरीके से इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस हैं। तो पोएम की शुरुआत जो होती है वो ब्रूक खुद को पर्सोनिफाइड करते हुए अपनी यात्रा के बारे में बताती है। यानी कि जो धारा है, जो स्ट्रीम है, उसका नाम क्या है? ब्रूक। और ब्रूक जो है एक निर्जीव चीज़ होने के बावजूद अपने आप को एक लिविंग क्रीचर, एक सजीव व्यक्ति की तरह रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो अपनी यात्रा के बारे में खुद एक्सप्लेन कर रही है। तो वो कह रही है कि आई कम फ्रॉम हंट्स ऑफ कूट एंड हर्न, यानी कि मैं जो कूट और हर्न नाम के जल पक्षी होते हैं उन ऐसी जगह से मैं बाहर आती हूँ। यानी कि ऐसी जगह से मेरी शुरुआत होती है, मेरा जो उद्गम स्थल है, यानी कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसी जगह है जहाँ अक्सर जो पक्षी होते हैं वो विज़िट करते रहते हैं। वो हॉन्ट्स हैं। हॉन्ट्स यानी कि विजिटिंग प्लेस, जहाँ अक्सर कोई आता जाता रहता हो। और यहाँ आता जाता कौन है? पक्षी। तो वो कहती है मैं एक ऐसी जगह से निकलती हूँ जहाँ पक्षियों का आना जाना लगा रहता है। और जब मैं निकलती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़, शोर मचाते हुए, झपटते हुए आगे निकलती हूँ। और मैं जब निकलती हूँ तो मैं फर्न्स से होकर गुजरती हूँ। फर्न्स समझते हैं आप? जब नदी के चारों तरफ जो हरी घास या जंगली पौधे जो उग आते हैं, दोज आर कॉल्ड फर्न्स। यानी कि जिन पर फल फूल नहीं लगते, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, जंगली पौधे जो होते हैं, उनको फर्न बोलते हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब मैं फर्न से होकर गुजरती हूँ तो मैं स्पार्कल करती हूँ। स्पार्कल यानी कि मेरे अंदर चमक पैदा होती है। यानी कि जब सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ती है तो मेरे पानी में क्या होती है? एक स्पार्कल, एक चमक पैदा होती है। यू कैन सी हियर, जब पानी हरे पौधों के बीच से गुजरता है तो वो वाइट अलग चमक मारता है। और शोर मचाते हुए वो क्या करती है? पहाड़ियों से होते हुए गुजरती है। और वो आगे ये भी कहती है कि वो लगभग 30 हिल्स को पार करके पहुंचती है। जो पहाड़ी ढाल होते हैं उनको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। और लगभग 30 हिल्स जब वो पार कर लेती है तो उसकी जो स्पीड है चलने की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। और वो पहाड़ी ढालों पे भी फिसलते हुए आगे बढ़ती है। और इसके साथ साथ वो लगभग 20 थॉप्स को पार करती है, यानी कि 20 गांवों को पार करती है। और गांवों को पार करने के बाद वो एक शहर को भी पार करती है, शहर तक भी पहुंचती है। और लगभग हाफ अ हंड्रेड मीन्स लगभग 50 ब्रिजेस को वो पार
करती है, यानी कि लगभग 50 पुल भी वो पार करती है। और उसके बाद आखिरकार वो किसी किसान, जो यहाँ फिलिप्स के नाम से उसने बताया है कि मैं फिलिप्स के फार्म पर पहुँचती हूँ, यानी कि एक किसान है, कोई भी किसान हो सकता है, उसने नाम रख दिया है उस अननोन फार्मर का कि एक फिलिप है, यानी कि एक किसान है जो जिसका नाम फिलिप है, उसके मैं खेतों तक बहकर जाती हूँ। पहले तो वो पुलों को पार करते हुए आगे बढ़ती है और फिर वो खेतों तक पहुँचती है, और खेतों तक जाकर क्या होता है, वो आखिरकार उस मेन स्ट्रीम से जाकर मिल जाती है, यानी कि मुख्य धारा में विलीन हो जाती है। ठीक उसी तरीके से इसका भी जन्म होता है, और इसकी भी जो यात्रा है वो एंड हो जाती है, लेकिन ये कभी मरती नहीं है। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि मनुष्य के जीवन की भी जो शुरुआत होती है वो ऐसी ही किसी जगह से होती है, और उसका अंत निश्चित है, यानी कि मनुष्य तो आते हैं और चले जाते हैं, यानी कि मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य की मृत्यु होने के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ, यानी कि ब्रूक जो है, वो हमेशा हमेशा ऐसे ही बहती रहती है कंटिन्यू प्रोसेस के साथ। फिर वो आगे कहती है कि मैं जब पथरीले रास्तों से गुजरती हूँ तो आई चैटर, मैं आवाज़ करती हूँ, साउंड करती हूँ। ठीक उस तरीके से जैसे इंसान जब बहुत सारी परेशानियों से गुजरता है, जब वो प्रॉब्लम फेस करता है, तो कभी रोता है, चीखता है, परेशान होता है, तो ठीक उसी तरीके से मैं भी चैटर करती हूँ, मैं भी आवाज़ करती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से तीखे कट लेने पड़ते हैं। तीखे कट यानी कि बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर मुझे गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो कभी कभी ऐसी जो सिचुएशन है वो मनुष्य के सामने भी आ जाती है कि जब उसके सामने ऐसी कोई अड़िग मुसीबत, ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, तो उसे अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से जो ब्रूक है वो भी ये कह रही है कि मुझे भी जब मेरे सामने स्टोनी वेज, पथरीले रास्ते आ जाते हैं, तो मुझे भी रास्ते बनाने पड़ते हैं, मुझे भी रास्ते काटने पड़ते हैं, मुझे तेज़ तीखे मोड़ों को मुड़ना पड़ता है, और मैं कंकड़ पत्थरों से होते हुए उन पे चलते हुए आगे बढ़ती हूँ, यानी कि प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आगे मुझे बढ़ना पड़ता है। और मेरे जो बैंक हैं, मेरे जो किनारे हैं, वो कभी सीधे नहीं होते, वो हमेशा कर्विंग लाइन में होते हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक मनुष्य की ज़िंदगी की तरह, जैसे मनुष्य की जो ज़िंदगी है वो कभी सीधी सीधी नहीं होती, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कर्विंग, यानी कि कुछ ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो वो ऐसे ही बहुत सारे खेतों को और बहुत सारे बंजर जगहों को पार करते हुए वो ऐसी जगह से भी गुजरती है जो इतनी खूबसूरत होती है, जैसे कि परियों की कहानियों में जो परी की दुनिया होती है, परिस्तान जो होता है, शायद जैसी खूबसूरती कहानियों में परियों की दुनिया की बताई जाती है, ऐसी खूबसूरत जगह से भी मैं गुजरती हूँ। तो वह यहाँ एग्जाम्पल दे रही है कि मनुष्य का जो जीवन है वो भी हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी कभी वो दुख के प्रॉब्लम्स के साथ भी चलता है, और कभी कभी वो ऐसी जगह से भी गुजरता है जहाँ उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, जहाँ उसे बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। विद विलो वीड एंड मेलो, वो आगे कहती है कि और इसके बीच जो है, इन परियों वाले देश से गुजरते हुए, यानी कि अच्छी जगहों से गुजरने के बाद वो ऐसे पौधों से भी गुजरती है जो नीरस होते हैं। नीरस यानी कि जंगली पौधे होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई महक या कोई स्वाद नहीं होता, सिर्फ दिखावटी होते हैं। ऐसे ही इंसानी ज़िंदगी में भी क्या होता है कि इंसान को कभी कभी ऐसे लोगों के साथ भी वक्त गुजारना पड़ता है जो नीरस होते हैं, यानी कि वो सिर्फ दिखावटी साथ होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी उसे क्या करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है, और लाइफ को जीना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। और आखिरकार वो आवाज़ करते हुए, यानी कि जब भी प्रॉब्लम आती है वो उससे लड़ती है, यानी कि जैसे ब्रूक के सामने जब झरना बह रहा होता है, अगर उसके सामने कोई बड़ा पत्थर बीचों बीच आ जाता है, तो क्या होता है, उसकी दो धाराएं, दो शाख बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आवाज़ है झरने की या उस नदी की, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है।
लेकिन वो बहना बंद नहीं करती, उसकी ज़िंदगी चलती ही रहती है। ऐसे ही वो मानव जीवन को कह रही है कि जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो मनुष्य जो है वो परेशान होता है, वो रोता है, चीखता है, लेकिन उसका जीवन नहीं रुकता, वो चलता रहता है मेरी ही तरह। लेकिन इंसानी जीवन में और मुझ में क्या फ़र्क है? मैन में कम एंड मैन में गो। मनुष्य तो आते हैं, यानी कि जब जन्म लेते हैं वो आते हैं, एंड गो, और वो चले जाते हैं जैसे उनकी मृत्यु होती है। लेकिन मैं जो हूँ, आई एम एटर्नल, मैं अमर हूँ, अजर हूँ, यानी कि मैं हमेशा ऐसे ही, आई गो ऑन फॉर एवर, मैं हमेशा ही ऐसे चलती रहती हूँ, यानी कि मेरा कभी अंत नहीं होता और मैं ऐसे ही हमेशा फ्लो करती रहती हूँ, फ्लो करती रहती हूँ। सो स्टूडेंट, दिस वाज द रिव्यू ऑफ पार्ट 1 एंड 2। नाउ वो कह रही है कि मनुष्य का जो जीवन है वो तो शुरू भी होता है और अंत भी होता है, लेकिन मैं जो हूँ वो हमेशा ऐसे ही बहती रहती हूँ, हमेशा ऐसे ही चलती रहती हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। Let's start. It is stanza number 7 and 8. So let's start. Take a review. Start explanation of this beautiful stanza line by line. I wind about and in and out. I wind about in and out with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling. स्टूडेंट, इस स्टैंजा के अंदर जो ब्रूक है वो अपनी लाइफ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि एक इंसानी ज़िंदगी जो होती है उसके साथ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है। यही हियर इट सेज, यहाँ वो कहती है आई वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट, यानी कि मैं घुमावदार रास्तों से, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से आगे बढ़ती हूँ, एंड इन एंड आउट, कभी नीचे कभी ऊपर, यानी कि उतार चढ़ाव मेरे रास्ते में आते रहते हैं, ठीक मनुष्य जीवन की तरह, जैसे मनुष्य के जीवन में काफ़ी दुख और सुख आते रहते हैं। विद हियर अ ब्लॉसम सेलिंग, यानी कि वो कह रही है कि जब मैं यात्रा करती हूँ, जब मैं सेलिंग करती हूँ, जब मैं आगे बढ़ रही होती हूँ, तो मेरे ऊपर जो है बहुत से ब्लॉसम, बहुत से फूल जो हैं, बहुत से फ्लावर्स जो है वो सेलिंग करते रहते हैं, यानी कि मेरे ऊपर तैरते रहते हैं, यानी कि मेरे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और मैं उनको लेकर आगे चलती रहती हूँ। ठीक इंसान, जैसे इंसान के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ जो आती हैं, बहुत सारे अच्छे लोग जो आते हैं, वो उनके साथ आगे बढ़ता रहा, जैसे बढ़ता रहता है। जैसे परिवार के बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं और वो उनके साथ चलते रहते हैं। वो उन पर वजन नहीं होते, वो उनके ऊपर भार नहीं होते, तो वो उनको लेकर साथ चलते हैं। और वो आगे क्या कह रही है, एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, और कभी कभी मैं जो मेरे अंदर जो है लस्टी ट्राउट, ट्राउट एक प्रकार की मछली का नाम होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राउट है, ये जो मछली है, ये बहुत ही ज़्यादा एक सिल्वरी कलर की, यानी कि अलग अलग कलर्स की होती है। वैसे तो ये फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर की, यानी कि ताज़े पानी की मछली होती है, जिसको ट्राउट नाम दिया गया है। तो इससे पहले राइटर ने यूज़ किया है लस्टी। लस्टी का मतलब वैसे तो होता है बहुत मोटा ताज़ा, लेकिन यहाँ पर मीनिंग इसका क्या है कि हलचल पैदा करने वाला, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। तो वो कह रही है कि मैं अपने ऊपर फूलों को भी तैरते हुए लेकर जाती हूँ, और साथ में मेरे अंदर जो है, मेरा जो घर है, मुझे जो घर बनाया हुआ है किसने, लस्टी ट्राउट्स, बहुत सारी ऐसी हलचल मचाने वाली मछलियों का भी मैं घर हूँ, यानी कि मेरे साथ, यानी कि मेरे अंदर जो है बहुत सी बेचैन, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे ट्राउट है, यानी कि जैसे कि ये मछली है। वो कहना चाहती है कि ज़िंदगी के अंदर, मनुष्य की ज़िंदगी के अंदर बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं जिन्हें वो साथ लेकर चलता है, और बहुत से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग भी होते हैं जो उसकी ज़िंदगी में हमेशा परेशानियां बढ़ाते रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है।
and here and there a grayling. Grayling is also a kind of fish. ट्रोट, ये तो ट्रोट नाम की जो मछली थी ये तो परेशान करने वाली थी, और ग्रेलिंग मीन्स क्या होता है, एक ऐसी मछली जो ना परेशान करती है और ना हेल्प करती है. इट मीन्स वो एक नॉर्मल सिचुएशन को दर्शाता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो उसमें कभी कभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले इंसान आ जाते हैं, और कभी कभी बहुत ही सपोर्टिव इंसान आ जाते हैं जिनसे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, और कभी कभी मानव जीवन जो है बिल्कुल ग्रेलिंग, बिल्कुल सामान्य चलता है. जैसे मेरे अंदर कुछ उथल पुथल मचाने वाली मछलियाँ भी होती हैं और कुछ साधारण ग्रेलिंग टाइप की मछलियाँ भी होती हैं, और मैं उन सभी के साथ, वो आगे क्या कह रहा है, एंड हियर एंड देयर आर फोमी फ्लेक्स, और वो आगे कह रहा है कि यहाँ वहाँ मेरे ऊपर एक फ्लेक, एक परत जम जाती है, फोमी यानी कि बबल्स की, फोमी यानी कि झाग की, यानी कि जब मैं आगे बढ़ती रहती हूँ इन सब चीज़ों के साथ, इन सब एक्टिविटीज़ के साथ, तो मेरे ऊपर कभी कभी क्या होता है, झाग की एक परत, एक फ्लेक बन जाती है. और ये जो झाग होते हैं, ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ है वो इंसानी ज़िंदगी में भी आते हैं अक्सर, जो सिर्फ दिखावटी होते हैं, यानी कि उनका कोई यूज़ नहीं होता, उनका कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता. जैसे कि झाग होते हैं, झाग दिखावटी तो होते हैं, यानी कि दिखते तो हैं, लेकिन वो वास्तव में जैसे हम उन्हें टच करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं. ऐसा ही मानव जीवन के अंदर भी बहुत से ऐसे फ्रेंड होते हैं, बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो दिखावटी हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावट के लिए ही हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए ही हैं. वो हमारी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करते. अपॉन मी यानी कि मेरे ऊपर, वो नदी कह रही है कि मेरे ऊपर बहुत से झाग ऐसी परत बना लेते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो मेरे आसपास परत बनाते हैं, और मैं उन्हें सबको लेकर ट्रैवल करती हूँ. विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक्स, और कभी कभी बहुत सारे वाटर ब्रेक्स यानी कि पानी को अवरुद्ध करने वाले, यानी कि रोकने वाले, ब्रेक करने वाले प्रॉब्लम्स मेरे सामने, मेरे रास्ते में आ जाती है. जैसा उसने पिछली पार्ट में भी बताया था कि जब मैं चलती हूँ तो रास्ते में जो बड़े पत्थर होते हैं वो एक प्रॉब्लम, एक अड़चन के रूप में मेरा रास्ता रोकते हैं, और वहाँ एक वाटर ब्रेक पैदा होता है. यानी कि तो ये जो वाटर ब्रेक हैं ये सिल्वरी कलर के हैं. सिल्वरी कलर, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वन फैक्ट अबाउट इट कि देयर इज़ नो कलर ऑफ वाटर. पानी का वैसे तो अपना कोई कलर नहीं होता. पानी जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है. लेकिन जब पानी, कोई चलता हुआ पानी हो, यानी कि कोई स्पीडली अगर फ्लो कर रहा हो पानी, और उसके बीच में कोई पत्थर आ जाता है, तो जब पत्थर से पानी टकराता है तो एक वाइट कलर उसका ऑटोमेटिक आ जाता है, झाग का कलर बन जाता है. तो इसीलिए वो कह रही है कि विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक, यानी कि बहुत से सफ़ेद वाटर ब्रेक मेरे रास्ते में बनते हैं. और वो कब बनते हैं, जब मेरे रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते हैं. तो वो इंसानी ज़िंदगी के लिए भी एक मैसेज दे रही है कि उसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन वो रुक नहीं सकता मेरी तरह. अबाउट द गोल्डन ग्रेवल, और वो ऐसे ही पास करता रहता है, ऐसे ही फ्लो करता रहता है, तैरता रहता है. वो जो ब्रूक है, झरना जो है, यानी कि जो नदी है, जो धारा है, वो ऐसे ही फ्लो करती रहती है. अबाउट द गोल्डन ग्रेवल यानी कि सुनहरे रंग के जो ग्रेवल मीन्स होता है पेबल्स, जो पत्थर होते हैं. आपने देखा होगा जो नदी के नीचे तल में जो पत्थर होते हैं वो ज़्यादातर सुनहरे कलर के हो चुके होते हैं घिसने के कारण पानी के अंदर. नाउ लेट्स सी अहेड what is the speaker saying in the next and last stanza of this poem. It is stanza number 9. Let's start. So student, at last the speaker is saying through brook and drew them all along and flow. और इन सारी चीज़ों को, जो ब्रूक रिवर है, किन चीज़ों को, पहली सेलिंग ब्लॉसम्स को, यानी कि तैरते हुए फूलों को, लस्टी ट्राउट यानी कि जो उछल कूद मचाती हुई जो मछली है उसको, ग्रेलिंग और साधारण मछली को,
और साथ में झाग की जो परत है उसको और सिल्वरी वाटर ब्रेक्स को साथ में लिए हुए मैं आई ड्रॉ दैम, मैं उन्हें खींच कर, यानी कि उन्हें खींच कर लेके जाती हूँ, दैम ऑल, उन सभी चीज़ों को, ऑल अलोंग, अपने साथ, एंड फ्लो, और मैं बहती रहती हूँ। और आखिरकार क्या करती है, टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, टू जॉइन द ब्रीविंग रिवर, मैं ऐसे ही बहती जाती हूँ उन सारी चीज़ों को साथ लिए, और आखिर में मैं ज्वाइन करती हूँ उस ब्रीमिंग रिवर को। ब्रीमिंग यानी कि पहले से भरी हुई, ब्रीमिंग मीन्स होता है विच इज़ फुल ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो बहते हुए पानी से पहले से ही फुल हो, किनारों तक भरी हुई हो, ऐसी नदी में मैं जाके ज्वाइन हो जाती हूँ, जाके मिल जाती हूँ। तो ब्रूक जो है वो आखिरकार ब्रीमिंग रिवर से मिल जाती है, यानी कि अपने अंत को प्राप्त हो जाती है, ठीक मनुष्य जीवन की तरह। लेकिन वो तो जिंदा रहती है, यानी कि वो तो कंटिन्यूसली चलती रहती है, लेकिन वो मनुष्य के बारे में कहती है, फॉर मैन में कम, लेकिन मनुष्य जो है वो तो आते हैं बर्थ के साथ, यानी कि जन्म के साथ वो तो आते हैं, एंड मैन में गो, और वो मृत्यु के साथ, यानी कि जैसे ही उनकी मृत्यु होती है वो चले जाते हैं। बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बहती रहती हूँ। आई गो ऑन फॉर एवर, आई गो ऑन फॉर एवर, मैं हमेशा हमेशा ऐसे ही बहती रहती हूँ। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 3 of this beautiful poem, and it is also the end of the poem. We will meet you again in the next video with new chapter. Till then, I pray you would be fine, and I just advise you, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.